पीछे कुछ चर्चा की है, उस पर हम 2 मिनट रिवाइज करते हैं, फिर आते हैं विषय पर। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? जॉर्ज वॉशिंगटन। हाँ, तो क्लियर याद करिए। दोलन का सिद्धांत, ऑसिलेशन प्रिंसिपल, या जिसको हम लोग कहते हैं पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, ये किसने दिया? आ ने दिया है ना। चलिए ठीक है, बढ़िया तैयारी हो रही है। सतत सृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो तैयारी वारी बेटा बढ़िया हो रही है आप लोगों की, रिवाइज करिए। हम तो पढ़ा ही रहे हैं बेटा, पढ़ाते रहेंगे और उस पर चर्चा नहीं। आइए सीधे विषय पे आते हैं बेटा। हम लोग बात कर रहे थे कि पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है ना बेटा। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? दैनिक गति, और एक को वार्षिक। कॉपी में मत दिखाइए बेटा, कॉपी में तो सब लिखा ही है, और कॉपी में लिखने से अगर हो जाए तो पूरी दुनिया ही आईएएस हो जाए। यहाँ लिखना है ना। जिस दिन यहाँ लिखा जाएगा उस दिन समझो कि काम हो गया। कॉपी में तो ये मार्केट में सब किताबें पड़ी हुई है, तो उसको यहाँ रखना है दिमाग में ना बेटा। और एक बात कि जब भी आपसे कोई चीज पूछी जाए, अगर जवाब आपका तुरंत नहीं आता कंपटीशन में, तो बेमतलब है पढ़ने का। क्योंकि हम लोग साल भर पढ़ेंगे, 2 साल पढ़ेंगे। दिल्ली उल्ली में तो भैया जी 5-5 साल 10-10 साल से है। इलाहाबाद में भी बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं जो 10 साल से हैं। तो आप जिंदगी भर युद्ध की तैयारी करें, लेकिन परीक्षा जो 2 घंटे में होगी, उस 2 घंटे में अगर आपको प्रश्न का उत्तर याद नहीं आया तो पढ़ाई लिखाई को किनारे कर दो, कोई मतलब नहीं है। अब ये थोड़ी की परीक्षा देके हाल उसके बाहर निकल रहे तब तक याद आ गया, तो क्या फायदा याद आने का? सही वक्त पे अगर सही चीजें याद नहीं आती हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है बेटा इस कंपटीशन में। तो उसको सही वक्त पे सही चीजों को याद करिए। बहरहाल पृथ्वी की दैनिक गति पे हम लोग चर्चा कर रहे थे बेटा। मैंने बताया था कि 2 प्रकार की गति है पृथ्वी की। एक तो अपनी एक्सिस पे घूमती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रोटेशन, वेरी गुड। और एक को कहते हैं क्या? रिवॉल्यूशन, परिभ्रमण। तो थोड़ा सा उन विषयों पे आपका ध्यान आकर्षित करेंगे जो पता नहीं आपकी नजर वहां पड़ी है कि नहीं पड़ी है। तो पृथ्वी जो दैनिक गति कर रही है सूर्य के चारों ओर, उसकी एक्सिस सीधी है, अक्ष सीधा है कि झुका हुआ है? हाथ हमेशा मुंह पे नहीं रखा जाता। जैसे जब भी कोई बात करे, ये बॉडी लैंग्वेज का एक पहला सिम्टम है, जब भी कोई बात करे तो अपना हाथ मुंह पे कभी मत रखें, और बात करते समय भी ना रखें। और आपकी सूचना के लिए बताऊं, एक बहुत सी चीजें मैं बताता नहीं हूँ आप लोगों को। मैं बॉडी लैंग्वेज का एक्सपर्ट हूँ। आपके बैठने के ढंग, आपके देखने के ढंग से आपकी जन्म कुंडली बना लेता हूँ। और मैं ही नहीं, जो बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट है वो सब आप समझ लेंगे आपकी पर्सनालिटी। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब कोई बात करे या आप भी बात करते समय जब अपना हाथ मुंह की ओर ले जाते हैं, कभी आप टीवी पे देखो तो बड़े बड़े लीडर्स या कुछ इस तरह से जब बात करते रहते हैं, या ब्यूरोक्रेट्स, तो बातचीत करते करते अक्सर आप देखते हो कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे करते हैं। कोई खुजली उजली नहीं हो रही, वो बॉडी लैंग्वेज है। कुछ गड़बड़ बोल रहे हैं वो, मन कुछ अलग कह रहा है, कह कुछ अलग रहे हैं। ये हम लोगों की बेसिक इंस्टिंक्ट। तो कभी भी बेटा हाथ मुंह की ओर नहीं लाना चाहिए जब आपसे कम्युनिकेशन कोई कर रहा हो, तो उसमें परेशानी है। बहरहाल, तो मैंने ये बताया कि पृथ्वी की जो एक्सिस है वो सीधी है क्या? झुकी है? कितना झुकी है? 23.5 डिग्री। अच्छा, दो एंगल कैसे होगा? ऐसे वैसे नहीं, कुछ उसका नाम होगा। पृथ्वी की जो एक्सिस है ना, पृथ्वी का जो अक्ष है, वो ढेर सारी किताबों पे यहाँ वहां लिखा है 23.5 अंश। तो मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि एक रेखा का कोण होता है क्या? एक्सिस तो एक रेखा है ना, रेखा के लिए तो 2 लाइनों की जरूरत पड़ती है ना। अगर हम पृथ्वी के एक्सिस को, जैसा आप कह रहे हो, थोड़ा झुका है, हम ऐसे मान लें, यानी वो सीधा नहीं है, तो इसका कोण कैसे बता दोगे? किसी एक, अच्छा आपने जो 23.5 बोला,
वो 23.5 कोण किधर से नाप ले? तो एक तो सबसे बड़ी गलती, उसको आज ठीक कर लीजिए सभी लोग। पृथ्वी की एक्सिस का झुकाव कोई एब्सोल्यूट फेनोमेना नहीं है जो आप फटाक से 23.5 बोलते हो और सहित कर देगा परीक्षा में आपको, आता हुआ गलत करोगे। तो पृथ्वी की एक्सिस का, अक्सर मैंने किताबों में गलती देखी है, पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ 23.5 डिग्री। अरे एक आप कैसे बोल सकते हो भाई? तो पृथ्वी इस लाइन का कोण नापने के लिए हमारे पास दो सापेक्ष होगा, या तो हम इस रेखा से कोण नापें या तो हम इस रेखा से कोण नापें। एक रेखा का कोण कैसे नाप सकते हैं? तो यहां से जो कोण है बेटा वो क्या है? 23.5 डिग्री। और जाहिर सी बात, ये पूरा 90 डिग्री अगर है तो नीचे कितना बचा ये दुनिया को पता है। तो ये बचेगा कितना? 66.5 डिग्री। तो यानी अब थोड़ा सा ठीक करके ये बोलेंगे कि पृथ्वी के एक्सिस का झुकाव वर्टिकल से कितना है और पृथ्वी की एक्सिस का झुकाव कक्षा तल से कितना है ना? तो कक्षा तल से झुकाव है 66.5 और वर्टिकल से झुकाव है 23.5, और झुकाव कोई शब्द है ही नहीं है। तो जब भी कोई झुकाव पूछे ना, जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछें गोरखपुर कितना दूर है, तो मुझे लगता है आप ये समझ पा रहे हैं कि सर यहाँ आजमगढ़ में है या कहीं है, तो वहां से बोल रहे हैं। हम दिल्ली से भी पूछेंगे तो भी 100 किलोमीटर बताओगे आप। हम न्यूयॉर्क से भी पूछेंगे तो भी 100 किलोमीटर बताओगे आप। तो 23.5 एब्सोल्यूट फेनोमेना थोड़ा ही है, कहां से तब बता पाएंगे कितना। तो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री और कक्षा तल से कितना बेटा? 66.5 डिग्री। अभी ढेर सारे बच्चे कंफ्यूज है कक्षा तल क्या है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा ठीक करिएगा। अभी हम एक डायग्राम आपको बनाएंगे और यही से भूगोल की पूरी कहानी शुरू हो जाएगी। एक डायग्राम हम लोग देखते हैं बेटा, समझने की कोशिश करते हैं। कक्षा तल समझते हो? अच्छा, पहला तो प्रश्न ये है कि जैसे ये पृथ्वी की एक्सिस है और ये सूरज है, सूर्य है, सन है, तो ये वर्टिकल से 23.5 इंक्लाइंड है। किधर? इधर कि इधर? अरे एक बात तो तय है बेटा कि जैसे मान लो ये सन है अरे भाई रुक जाओ। ये सन है और ये सपोज करो पृथ्वी है, तो पृथ्वी की एक्सिस वर्टिकल तो नहीं है, ऐसे नहीं घूम रही है, इसकी एक्सिस झुकी है और झुकी हुई दशा में चक्कर लगा रही है। बस मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये सूरज की ओर झुकी है कि ऐसे झुकी है कि इधर झुकी है कि इधर झुकी है, या इधर भी हो सकता है थोड़ा सा। देखो, दो चरम कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, उसमें से चूज कर लीजिएगा। क्या पृथ्वी का एक्सिस सन की ओर झुका है या पृथ्वी का एक्सिस सन की से थोड़ा अपोजिट झुका हुआ? बड़ा सन्नाटा है, सन्नाटे को तोड़िए, कुछ जवाब दीजिए। बोले क्या? सूर्य। आगे सेंटेंस पूरा करिए। सूर्य की ओर झुकी हुई है। मैंने ये अनुमान लगा लिया कि मैंने कहीं कंफर्म हो, और गजब की बुद्धि है आपकी। अच्छा चलो हम बताते हैं, बताना किधर झुकी हुई। आपने बोला सूर्य की ओर झुकी हुई है, चलो झुका देते हैं। अब चक्कर लगाते हैं। अरे भाई सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है ना। अब तो समस्या ये है यार कि वही तुमको रोकना था कि सर ये कौन सा ड्रामा है। अरे एक जगह रुक के थोड़ी देख रहे हैं। पृथ्वी तो इस दशा में, अगर आप कह रहे हो सूर्य की ओर झुकी है, तो इसी दशा में सूर्य का चक्कर लगा रही है ना बेटा। तो हर दिशा में जा रही है। अभी सूर्य की ओर है, जैसे कैप देखो ना, अभी सूर्य की ओर है, तो यहां से ये आ गया। अब कैप किधर है? सूरज से दूर हो गया। तो थोड़ा बुद्धिमानी से जवाब देना था, लेकिन आप तो फंसी गए जाल में, है ना। तो किसी और नहीं झुका है। जिस समय काल पे आप देखेंगे उस समय बताया जा सकता, क्योंकि एब्सोल्यूट नहीं है बेटा कि वो हमेशा सूरज से दूर या सूरज की ओर रहती है, जब आती तो इधर हो जाती, ऐसा नहीं है। जिस एंगल पे झुकी है
उसी एंगल पे सूर्य का वो चक्कर लगाती। तो अगर गौर से देखना बेटा थोड़ा सा, एक्चुअल में है क्या मामला, ये 3 डायमेंशन का मामला है और मैं मुंह से 3 डायमेंशन की कल्पना करा रहा हूं आपको, तो थोड़ा सा महसूस करिएगा। आपको नहीं लगता कि पृथ्वी पूरे साल भर में जैसे ये झुकी है, जैसे आपने कहा सूरज की ओर झुकी, चलो हम झुका ही देते हैं, ये झुकी है, क्या इसी दशा में पूरे एक चक्कर में वो इस तरह से नहीं घूमती है? जब ये सूरज की तरफ है तो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर उधर गई तो ऐसे, फिर ऐसे। तो वो करती क्या है ना बेटा कि वो पूरा एक चक्कर लगा लेती इस तरह से, एक ही जगह पे नहीं लगाती, क्योंकि जो वो सूर्य का पूरा चक्कर लगाती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर ही इस तरह से रोटेट कर गई। अब इसमें हो जाती है गड़बड़ी। गड़बड़ी क्या हो जाती है वही समझ आती है। डायग्राम हम बना रहे हैं बेटा, उसी तरह समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत होगी तो हमसे बात करिएगा। कक्षा तल माने पहले क्लियर कर लो। कक्षा तल क्या, जैसे ये सन है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो जिस मार्ग पर चक्कर लगा रही है, जिस ऑर्बिट पे चक्कर लगा रही है, उस ऑर्बिट का एक तल होगा ना। समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं? और नहीं समझ पा रहे तो बोल ही देना तो भला ही है। सन है, पृथ्वी एक ऑर्बिट पे चक्कर लगा रही है, तो ये ऑर्बिट जो है, इस ऑर्बिट का एक लेयर तो है, एक प्लेन तो है। क्या वो प्लेन फिक्स रहता है या पृथ्वी अपनी ऑर्बिट को थोड़ा सा चेंज भी कर लेती? जैसे मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे 3-4 साल ऐसे ऐसे चक्कर लगाई, फिर उसको लगा कि यार मजा नहीं आ रहा, इधर से रास्ता ठीक नहीं, थोड़ा ऐसे ऐसे चक्कर लगा ले, फिर कहती नहीं नहीं ऐसे ऐसे चक्कर लगा ले। क्या ऐसा होता है? यानी पृथ्वी का जो मार्ग है वो मार्ग फिक्स है, जो उसका तल है वो तल फिक्स है। पृथ्वी अपने तल को नहीं छोड़ती। जैसे ये तल अगर मान लें तो ऐसे ही चक्कर लगा रही होती। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कक्षा का तल या कक्षा तल, एक प्लेन बनता है ऑर्बिट का। क्लियर है बेटा? थोड़ा देखने की कोशिश करना। मान लेते हैं ये कक्षा तल है। कक्षा तल का मतलब समझ रहे हो? ये तो लाइन दिख रही है। जो प्लेन होता है वो लाइन थोड़ी होती है, लेकिन हम 3 डायमेंशन की चीज को आपको लाइन में ही दिखा पाएंगे। ये ऐसे है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? ये लाइन नहीं है बेटा, ये एक तल है लाइक दिस, और पृथ्वी इसी लाइन पे ऐसे ऐसे चक्कर लगा रही है। क्लियर हुआ? ये लाइन वास्तव में क्या हुई? कक्षा तल हुआ। क्लियर हुआ? अब थोड़ा देखें, ये हुई पृथ्वी। क्लियर है? और ये हो गया कक्षा तल पे लंब। हाँ या ना बोलते चलो ना भाई। तो ये पृथ्वी ऐसे है, ये घूम रही है। क्लियर है? कक्षा तल पे। तो हम एक जगह रोक रहे हैं पृथ्वी को ताकि आपको समझा पाए। अब वास्तव में पृथ्वी का जो अक्ष है वो ये है। बोले पृथ्वी की एक्सिस ये होती तो कहते कोई झुकाव नहीं है। पृथ्वी की एक्सिस ऐसे न होके ऐसे है, और ये अब है नॉर्थ पोल और ये है अब साउथ पोल। हाँ या ना बोलेंगे? क्लियर हो रहा है? यानी पृथ्वी ऐसे ना होके, जैसे ऐसे है ना ये तल है, तो ऐसे ना होके ऐसे है, अब इस दशा में घूम रही है। क्लियर हुआ यहां तक? ज्योमेट्री पढ़े छोटी क्लास में? ज्यामिति भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा उसकी जरूरत है, कोड वोड पहचान लेते हो ना, अब थोड़ा सा उसकी जरूरत है। अभी पृथ्वी को सीधा करेंगे? अभी नहीं। इस रेखा का कोई नाम बताएं। विषुवत रेखा है ये। एक्चुअल में हमेशा हम लोग सीधा दिखाते हैं, जब भी पृथ्वी दिखाते हैं तो फटाक से एक लाइन खींचा, ये विषुवत रेखा, यही ना दिखाते हैं। और हम मान लेते हैं कि नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और ये हम मान लेते हैं पृथ्वी की एक्सिस है। तो अगर ये घूमेगी तो ये भी घूमेगी। बोल नहीं रहे? तो ये हो गई पृथ्वी की क्या बेटा? दिख रहा है सबको? या इधर बनाया जाएगा? नहीं, परेशानी है तो अभी कोई दिक्कत नहीं, आगे नहीं बढ़े हैं तो बहुत इधर बनाए ताकि आपको साफ दिखे। दिखना बहुत जरूरी है बेटा।
मैं आपको बताऊं, एक टीचर के रूप में जिसको ये समझ में आता है उसको पूरा भूगोल समझ में आता है। पूरे भूगोल की कुंजी है ये, और बेवजह आप बिना कुंजी लिए भूगोल का ताला खोल रहे थे। तो चाबी होनी चाहिए ताला खोलने के लिए, नहीं तो आप ताला नहीं खोल पाओगे, झांकोगे इधर उधर से। ताला खोलिए, कमरे में घुसिए, सब कुछ निरीक्षण करिए। ये जो समझता है उसको पूरा भूगोल समझ में आता है। बहरहाल चलो इधर बनाते हैं। अच्छा, ये डायग्राम कहीं दिखा नहीं था? अच्छा, वो ज्वार भाटा वाला दिखा घर पे? दोनों तरफ था ना ज्वार? ज्वार दोनों तरफ दिख रहा था ना? तो अब तक काहे नहीं दिखा आपको? ध्यान नहीं दिए थे। तो ध्यान ही तो देना है, और हम कोई आविष्कारक थोड़ी हैं, बस हम ध्यान दे देते। आप ध्यान नहीं देते हो, हम ध्यान देते, बस यही अंतर है। चलो बेटा, ये हो गया बेटा। अभी हम सब लिखेंगे, परेशान मत होना। ये क्या है? कक्षा तल है, ठीक है। और हम दिखा देते हैं पृथ्वी को। क्लियर है? अब टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, ज्यादा ठीक करेगा तो काम चालू है ना? समझ में आ रहा है ना? पृथ्वी है, चलो। और ये हो गया कक्षा तल पे लंब। गड़बड़ हो रहा है डायग्राम, अगर गड़बड़ होगा बेटा तो समझने में थोड़ी तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया पृथ्वी का क्या? एक्सिस। और ये हो गई हमारी विषुवत रेखा। यहां तक ठीक है? डायग्राम बनाना भी पड़ेगा बेटा आपको, ठीक है। अब नाम लिखते हैं। कक्षा तल पर लंब। और ये रेखा क्या बता रही है बेटा? कक्षा तल। और ये क्या है? पृथ्वी का अक्ष। ये ना नॉर्थ पोल है बेटा, ये ना साउथ पोल है। क्लियर है? अब काम होगा ज्योमेट्री का, यानी अब जरूरत है ज्योमेट्री की, समझने की कोशिश करते हैं। ये एंगल आपको पता है 23.5 अंश। ये एंगल आपको पता है 66.5 अंश। इस रेखा को इससे मिलाइए और इस रेखा को इससे मिलाइए। ये जहां कट कर रही है ना सर्किल को, वहां से एक इसके समानांतर रेखा खींचिए, और जहां यहां कट रही है उसके समानांतर रेखा खींचिए। कभी आपने नोटिस किया कि कर्क रेखा 23.5 पे कहा है? 23 पे काहे नहीं थी? या पूरा 24 कर लिया होता? आखिर इसके पीछे वजह होती है ना बेटा। तो वजह क्या है भैया, समझने की कोशिश करते हैं। एक बात मुझे बताइए, ये 66.5 है तो ये कितना है? हाँ, ज्योमेट्री मैंने कहा ना, अभी थोड़ी ज्योमेट्री की जरूरत होगी। ये 66.5 हो गया, हाँ या ना? ये अगर 66.5 हो गया तो ये कोण कितना हुआ? आराम आराम से, घबरा के नहीं। ये अगर 66.5 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 3.5, क्योंकि पूरा 90 डिग्री है। तो ये कितना हुआ बेटा? ये अगर 23.5 है तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल अगर x डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? x की डिग्री होगा ना, तो वही ना मामला है। ये भी कितना हुआ? 23.5 की तो बौछार हो गई है ना। और ये अगर 23.5 तो ये एंगल, ये बेटा हाँ 23.5 ही होगा। ये एंगल कितना होगा? हाँ, एकांतर कोण जो भी कहें, 23.5। अब बाकी की जरूरत नहीं है, मिटाइए। इसी रेखा का नाम है कर्क रेखा, और इसी रेखा का नाम है मकर रेखा। अब समझ में आया? अगर पृथ्वी का एक्सिस कक्षा तल से 30 डिग्री झुका होता तो कर्क और मकर रेखाएं 30 डिग्री पर मिलती। क्लियर है? तो आखिर ये रेखाएं मिल क्यों रही हैं? मैंने इसका मतलब क्या है? धरती पे आप भी यात्रा किए होंगे, हम भी यात्रा किए, कोई रेखा उखा तो नहीं दिखी हम लोगों को। क्या आपको दिखी? कोई बताता है कि इलाहाबाद में है, तो मैं तो एक महाकुंभ भर रहा 12 साल,
जब गया था तो एक महाकुंभ लगा था, जब इलाहाबाद छोड़ा तो दूसरा लगा, तब छोड़ा। तो दो महाकुंभ मैंने तो नहीं देखा इलाहाबाद में कोई रेखाओं का। किसी ने कहा इलाहाबाद में थोड़ा ही है, वो नैनी में है। तो नैनी भी मैं गया, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट वहां पे बड़ा शानदार इंस्टीट्यूट है, वहां भी कुछ नहीं, कोई रेखाओं का नहीं। या आप भी सड़क पे यात्रा किए होंगे, कहीं रेखाओं का दिखी? बस से चलते चलते दिख गई रेखा। तो कहाँ है रेखा? ये कल्पना नहीं है बेटा, आज तो पूरी दुनिया चल रही है इसी रेखा पे। हमारी घड़ियां चल रही इसी रेखा पे, एरोप्लेन चल रहे हैं इसी रेखा पे, पूरा सिस्टम चल रहा है इसी रेखा पे, सब कुछ इसी रेखा पे ही है। बहरहाल अभी बाद में, अभी उधर नहीं आएंगे, अभी पहले इसको क्लियर करो। ये क्लियर हुआ बेटा? अब समझ में आया कि कर्क और मकर रेखा काहे 23.5 पे दिखी? ये 23.5 है इस वजह से दिखी। ये अगर 20 होता तो ये भी 20-20 आता। क्लियर है बेटा? यानी पृथ्वी के एक्सिस का वर्टिकल से झुकाव के कारण हमको दोनों तरफ पृथ्वी के, अब इसको सीधा करेंगे अभी तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। तो पृथ्वी को सीधा करके दिखाते बेटा, थोड़ा ऊपर बनाते हैं। उसी डायग्राम को हम थोड़ा सा सीधा कर देते हैं। तो ये अब हमारी क्या हो गई बेटा? विषुवत रेखा। उसी को सीधा कर रहे हैं डायग्राम को। और यहां पे एक रेखा मिल गई, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंग्लिश में कहते हैं कितना बेटा? 23.5 डिग्री। और फिर एक रेखा इसके नीचे मिलेगी, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना? कितना बेटा? 23.5 डिग्री। नहीं, मैं भी विद्यार्थी था आपके जैसा, तो हम भी पढ़े बड़े भूगोल, तो कर्क रेखा 23.5, मकर रेखा 23.5, तो हम तो जान नहीं छोड़ते, क्योंकि यही मेरी आदत रही है तब भी और अब भी, कि खाली लिखा हुआ सुन के नहीं महसूस करेंगे, वजह भी जानेंगे। तो आखिर कर्क रेखा किसी को खींचना ही था तो यार 23 कर दिए होते या पूरा 24 कर दिए होते, ये 3.5 लगा दिया। तो एक दिन मुझे याद आया कि यार इस 23.5 का पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के 23.5 से कोई रिश्ता है क्या? क्योंकि पृथ्वी के अक्ष का वर्टिकल से 23.5 है, तो क्या वही वजह तो नहीं है इन दोनों के 23.5 का? अब वजह वही है, डायग्राम में दिख रहा है। क्लियर है बेटा? एक बार पूछा, पीसेस में तो नहीं, सिविल सर्विसेज में सुडो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काल्पनिक प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे उसने पूछा कि अगर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव नहीं होता, पृथ्वी का अक्ष कक्षातल पे लंबवत होता, तो मौसम, जलवायु और दिन पे क्या प्रभाव पड़ता? अरे कुछ तो होता, वही जानना चाह रहे क्या होता। और 30 अगर झुका होता तो क्या होता? तो अभी क्या होता है वो नहीं आइडिया है। क्लियर? तो भी आइडिया लग जाएगा बेटा, तो सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा एक बात समझिए, एक्चुअल में होता क्या है कि ये 23.5 झुका है, अब इसी 23.5 पे ये पूरा मूवमेंट हो रहा है। मैंने बोला ना कि वर्टिकल से जब पृथ्वी पूरा एक चक्कर लगाती है ना ऐसे, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे अपनी जगह पे ही वो पूरा 23.5 अंश का एक चक्कर लगा दिया, लेकिन अपनी जगह पे रुक के नहीं लगाती, वो सूर्य के चारों ओर जब घूमती है तो ऐसा ही महसूस होता है। अब इससे फर्क ये पड़ता है कि सूर्य की जो लंबवत किरणें होती हैं, वर्टिकल रेज होती हैं, ये पृथ्वी पर एक जगह नहीं पड़ती। कैसे पड़ेगी आप मुझे बताओ? अभी ऐसे है तो अभी कहीं लंबवत पड़ रही होगी, अभी इधर आ गई तो कहीं और हो जाएगी, अभी तो इधर चली गई तो कहीं और हो जाएगी। तो सूर्य की जो लंबवत किरणें होती है बेटा, वो पृथ्वी पर वेरी करती हैं। कितना? 23.5 ऊपर, 23.5 नीचे। क्लियर है? इसीलिए ऊपर और नीचे की बाउंड्री खींच दी गई। किसकी? सूर्य के लंबवत किरणों की बाउंड्री खींची गई है। देखो, दिन तो आधी धरती पर हो जाता है, लेकिन हर जगह सूर्य की किरणें लंबवत नहीं होती। तो कहां कहां लंबवत होती हैं? कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच में, लेकिन रोज नहीं होती। वर्ष में कोई ना कोई दिन जरूर आएगा जिस दिन इसके बीच में सूर्य की किरणें आपके सर के ठीक ऊपर होंगी और आपकी कोई परछाई नहीं बनेगी। अभी आप नोटिस करना, दिन के 12 बजे गर्मी आ रही है ना, आपके घर की भी शैडो क्रिएट होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपके घर की परछाई ही ना बने ठीक दिन में 12 बजे। क्यों? क्योंकि हम लोग कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है ही नहीं है।
क्लियर है? यदि भारत या उत्तर प्रदेश का ये इलाका आजमगढ़ कर्क और मकर रेखा के बीच में होता तो वर्ष में एक दिन जरूर आता कि सूर्य हमारे सर के ऊपर ठीक 90 डिग्री पर होता। क्या सूर्य हमारे सर के ठीक ऊपर 90 डिग्री पे कभी होता है साल भर में? कभी नहीं। जाड़े में देखोगे ना तो साफ शर्माते हुए ऐसे निकल जाते, निकलते तो ठीक ठाक हैं, लगता है कि ऐसे ही आएंगे, लेकिन निकलने के बाद धीरे धीरे इधर का रास्ता पकड़ते हैं। गर्मी में आप देखोगे रास्ता वही रहता है, लेकिन थोड़ा सा इधर आते हैं, सर के ठीक ऊपर आते ही नहीं। लेकिन इस इलाके पे जरूर आएंगे, लेकिन रोज नहीं आएंगे, वर्ष का कोई ना कोई दिन जरूर होगा। तो ये लक्ष्मण रेखा है किसकी? सूर्य की लंबवत किरणों की। लक्ष्मण रेखा तो सुना ही होगा ना, किसके लिए खींचा गया? सीता जी के लिए। किसने खींचा? कुछ कहा सीता जी से? हाँ हाँ कहा मैडम उसके बाहर मत जाइएगा, खतरा है। और सीता जी मानी? नहीं मानी। बवाल हुआ? हाँ बिल्कुल हो गया। ये सूर्य की लक्ष्मण रेखा है और सूर्य सीता जी बिल्कुल नहीं है, सर झुका के पालन करता है और कहता है कभी इस रेखा को उल्लंघन नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करता, सर झुका के इस रेखा का आदर करता है। और सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो हमेशा कर्क और मकर रेखा के बीच में लंबवत होती है। इससे हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। भौगोलिक प्रभाव की बात कर रहे हैं, वो ज्योतिष वाले प्रभाव की नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है? यानी ज्योग्राफी में इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। क्लियर है? तो एक चीज बताइए, जरा ध्यान से सुनिए। सूर्य की अच्छा ये सब तो आईडी, कर्क रेखा हो गई, मकर रेखा हो गई, विषुवत रेखा हो गई। अब सूर्य की जो लंबवत किरणें होती हैं पूरे साल भर में कर्क से मकर रेखा के बीच में एक चक्कर पूरा करती है। क्यों नहीं पूरा करेंगे? यहां से शुरू किया और पूरे साल भर में फिर उसी स्थिति में आ गई ना। तो जहां से भी आप देखोगे साल भर के बाद फिर उसी स्थिति में वापस आएगी। यहां से अगर बात करें तो फिर साल भर में उसी स्थिति में वापस आ जाएगी। यानी सूर्य की किरणें जहां से शुरू होंगी वहीं पे अंत करेंगे। कितने दिन में? जी जोर से बोलो। एक वर्ष में बेटा, 12 महीने में। क्लियर है? यानी उस स्थिति में फिर से बहाल हो जाएगा जहां से उसने शुरू किया था। क्लियर है? एक चीज बताइए, तो 12 माह है, 12 माह मतलब एक वर्ष, यही ना बेटा? तो 12 महीने में जो यात्रा होती है वो कितने चरण की? 4 चरण की यात्रा होती है, 4 स्टेप की यात्रा होती है। कैसे होती है जरा देखो। मान लीजिए कि सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पे हो, अरे कहीं ना कहीं से यात्रा शुरू करेंगे ही, फरमाइशी कार्यक्रम है, आप ही बता दो, वहीं से शुरू करते हैं, कोई हर्जा नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि चलो हम मान लेते हैं कि कर्क रेखा से शुरू किया तो यहां आया, 4 महीना नहीं लगेगा, 3 महीना लगेगा। अति उत्साह में गड़बड़ कर देते हैं। फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, एक कम से कम वायुदाब, पवन, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, ताकि जो सोच आपकी है ना पश्चिमी विक्षोभ वो सब थोड़ा ठीक कर दे। तो प्रयास यही होगा बेटा, हम कोशिश करेंगे। चलिए फिर हम लोग आते हैं, वापस आते हैं। तो ये जब सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में एक चक्कर लगाएंगी तो कम से कम इसकी 4 स्थितियां बनेंगी। एक बार वह कर्क रेखा पर लंबवत होगी, लंबवत होती है तो उसको बोलते हैं संक्रांति। संक्रांति माने मिलना, और कुछ नहीं होता संक्रांति में। तो कर्क रेखा पे जब लंबवत किरणें मिल जाती हैं तो उसको बोलते हैं कर्क संक्रांति। जब मकर रेखा पे लंबवत मिल जाती है तो मकर संक्रांति। कब मकर संक्रांति? एक बच्चे ने कहा मकर संक्रांति, अरे सर ये तो 14 जनवरी और आप तो लिखा है वो 22 दिसंबर, तो सीधे सीधे आंख में धूल झोंक रहे हैं। तो क्या मामला है? या तो हम गलत या तो कोई गलत। अरे वो नक्षत्र क्या होता है ये भी पूछा गया, यह भी पूछा गया है। पेपर देखिए थोड़ा ध्यान से, ये भी पूछा गया है। कितने नक्षत्र मंडल हैं धरती की चारों तरफ? 70। कै ठो राशि होती है?
12। आज अपनी राशि देखा अखबार में? आज का दिन अच्छा है। सब लोग अपना वाला पढ़ते हैं और इस उम्मीद में कि देखें कहाँ लिखा है करोड़पति बनना आज। तो ऐसा कुछ नहीं होता, बकवास है सब। लेकिन एक बात कि तारामंडल है बेटा, तारों के समूह है, और जो उनकी डिजाइन होती है ना, यानी उनको रेखाओं को अगर मिलाएं उस तारामंडल के, तो एक खास तरह की आकृति बनती है। उसी आकृति को उनको नाम दे देते हैं, जैसे कुंभ, मीन, जो स्पाइसेस कहते हैं। तो वो तारों को अगर जोड़ेंगे रेखाओं से तो कुछ गिरते पड़ते उस तरह की आकृति दिखेगी। उसी आकृति के आधार पर हम लोगों ने नाम दे दिया। वो किसी दिन बात करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि 14 जनवरी भी सही है, वो कर्क राशि से मिलने की बात है, वो मकर राशि से मिलने की बात है, हम रेखा से मिलने की बात कर रहे हैं। ज्योतिष में जो बात की जाती है बेटा, मकर राशि से, कहते हैं ना कि सूर्य कर्क राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। दुर्भाग्यवश यही है कि वो राशि भी कर्क मकर है, रेखा भी कर्क मकर है। बस यही बवाल हो जाता है। वो राशि की बात करते हैं, हम रेखा की बात करते हैं। सीधी सी बात है। क्लियर है? थोड़ा सा लिखें। डायग्राम बेटा खूब अच्छा से बनाइए, खूब सिस्टम से डायग्राम बनाइए। अरे बड़ा बनाओ बेटा, नहीं कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कागज मत बचाओ, जिंदगी खर्च हो जाएगी कागज बचाने के चक्कर में। बड़ा सा डायग्राम बनाइए ताकि सब आपको दिखे साफ साफ। और जहां कंफ्यूजन होगा हमसे बात करिएगा। मैंने टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, आप सीधा सीधा बनाइएगा, ठीक से बनाइए। जल्दी बेटा जल्दी, जल्दी करो, कुछ लिखना भी है। वैसे एक ही के बन जाने से नहीं ना शुरू हो जाएंगे बेटा, सबका बन जाए तभी ना चले। अच्छा, कभी ये क्वेश्चन देखा है कि सूर्य की लंबवत किरणों का विचलन धरती पे कितने डिग्री होता है? यह भी पूछा गया। बहुत कुछ पूछेंगे बेटा, जब आपको अगर समझ में आए तो सूर्य की लंबवत किरणों का विचलन धरती पर 47 डिग्री होता है। 23 डिग्री ऊपर, 23 डिग्री नीचे। तो आखिरकार ये कितना विचलन हो रहा है? 23 डिग्री इधर और 23 डिग्री इधर, तो टोटल कितना हुआ बेटा? अच्छा, सुन ही नहीं रहे हो। टोटल विचलन हुआ 47 डिग्री। 23.5, 23.5 कितना? 47 डिग्री। चलिए अभी सब लिखाते हैं बेटा। अंड बंड मत लाइन खींचो बेटा, है ना? जो लाइन जहां है वही खींचो, ठीक है? बस एक उठाए पेन, कहीं ऐसे ऐसे मत करो, देख लो कहां से कहां मिलाया गया है, उसके हिसाब से खींचो। क्योंकि सारा खेल तो रेखाओं का ही है ना बेटा, तो रेखा का खेल समझिए, भूगोल समझ में आएगा। हो गया बेटा? चलो बना लेना, बोर्ड पे ही रहेगा, कुछ लिखवा देते हैं, है ना बेटा? शुरुआत करें। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, शुरू करो बेटा, शुरू करो। बोर्ड पे रहेगा, बना लेना, एक रफ आइडिया बना के छोड़ दो, फिर क्लियर करना। हाँ। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव डैश करिए। नंबर 1, कक्षा तल पर बने लंब से 23.5, कक्षा तल पर बने लंब से, लंब माने वर्टिकल से, कितना बेटा? 23.5 अंश। दूसरा, कक्षा तल से 66.5 अंश, 66.5 डिग्री। कक्षा तल पर बने लंब से कितना बेटा? 66.5 अंश झुका हुआ। ठीक है, नीचे से लिखें।
पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कक्षा तल से 23.5 अंश होने के कारण 23.5 अंश होने के कारण विषुवत रेखा के दोनों ओर, विषुवत रेखा के क्या बेटा, दोनों ओर 23.5 अंश पर दो रेखाओं की प्राप्ति होती है। दोनों ओर क्या बेटा, दो रेखाओं की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो एक दो करके नाम लिखें। अच्छा एक चीज बताओ, अभी ये टेट की परीक्षा में पूछा कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जानते हैं, अभी मुझे लगता है 1-2 साल होगा। तो अगर ये सब आप ना बता पाए तो फिर आप मत परीक्षा दें, कोई मतलब नहीं है। तो ये बेसिक चीजें हैं बेटा। अब ये भी नहीं बता पाए कुछ लोग कि 23.5 अंश ये कौन सी रेखा, अक्षांश रेखा ही तो है। तो 23.5 का मतलब क्या, 23.5 अंश दो जगह मिलेगा, उत्तर की ओर भी मिलेगा, दक्षिण की ओर मिलेगा। तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश ही तो कर्क रेखा है। और 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश, अरे सुनो हम बोल क्या रहे हैं, 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश बोल रहे हैं। तो लॉजिकली कि एक तो बोल ही दिए तो दूसरा वाला यही बोले होंगे, नहीं मैं कुछ अलग बोल रहा हूं। 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? देखिए सुनो बेटा, अक्षांश रेखाएं तो 0 से 90 के बीच में, इधर भी 0 से 90 के बीच में बहुत अक्षांश रेखाएं है ना। लेकिन कुछ ही अक्षांश रेखाओं को नाम दिया गया, सारी अक्षांश रेखाओं के नाम नहीं है। बाकी जो लैटिट्यूड हैं उनको उन्हीं अक्षांश से बस जाना जाता है। लेकिन कुछ अक्षांश रेखाएं हैं जिनको लैटिट्यूड से कम उनकी डिग्री से ज्यादा जाना जाता है, जैसे शून्य अंश अक्षांश, ये शून्य अंश अक्षांश ही तो है जिसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। 23.5 अंश अक्षांश अक्षांश ही तो है, लेकिन इसको नाम दे दिया हम लोगों ने कर्क रेखा। 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश। जोर से बेटा, जोर से बोलो, जोर से, काहे घबरा जाते हो, सही बोल रहे हो, बोलो जोर से, फिर से सही बोल रहे हो भाई। कह रहा अच्छा अच्छा सही बोल रहे, नहीं बिल्कुल सही बोल रहे थे। आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं। ये अक्षांश रेखाएं और कुछ नहीं है, बस उन अक्षांश रेखाओं को नाम दे दिया गया, बाकी अक्षांश रेखाओं को कोई नाम नहीं देते। ठीक है, 90 अंश उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कह देते, दैट्स ऑल। और बाकी किसी अक्षांश पक्षांश को कोई नाम वाम नहीं देते, सिर्फ उनकी डिग्री से पहचान देते हैं, है ना बेटा। लिखें 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, साढ़े 23 अंश क्या बेटा, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ब्रैकेट में नाम लिखिए उसका, कर्क रेखा। उसको क्या कहते हैं बेटा, कर्क रेखा। दूसरा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, क्या नाम है बेटा, मकर रेखा। अभी इतने से ही काम है तो बाकी छोड़ो। ठीक है, नीचे लिखो बेटा, शुरू करो। सूर्य की लंबवत किरणों का विचलन सूर्य की लंबवत किरणों का विचलन पूरे वर्ष में कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य ही होता है। कर्क रेखा से किसके बेटा, मकर रेखा के मध्य ही होता है, बीच होता है। क्लियर हुआ? अर्थात संपूर्ण वर्ष में
सूर्य की लंबवत किरणों का कुल विचलन 47 डिग्री होता है, 47 डिग्री होता है। अर्थात सूर्य की लंबवत किरणों का कुल विचलन कितना बेटा? समझ आ रहा है कहाँ है बेटा? अरे 50 किलोमीटर इधर और 50 किलोमीटर इधर, तो 100 किलोमीटर ही तो दूरी हुई। 0 से 23.5 उत्तर की ओर और 0 से 23.5 दक्षिण की ओर, तो टोटल जो विचलन दिख रहा है, डाइवर्जन दिख रहा है, वो कितना दिख रहा है बेटा? 47 डिग्री का। क्लियर है? लिखें, संपूर्ण वर्ष में सूर्य की लंबवत किरणों द्वारा निम्न स्थितियां उत्पन्न होती हैं। संपूर्ण वर्ष में सूर्य की लंबवत किरणों द्वारा निम्न स्थितियां उत्पन्न होती हैं। आराम से लिखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, और हम आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे, खास करके उन बच्चों के लिए जो अभी फ्रेशर है, जिनको बहुत, देखो एक बात, मुझे वो बच्चे बहुत पसंद है जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। जानते हो क्यों? उन बच्चों के साथ थोड़ी परेशानी हो जाती है जिन्होंने कुछ पढ़ा है, क्योंकि कुछ गलत सलत अगर पढ़ा है ना, तो मेरे लिए तकलीफ हो जाती है। बोर्ड एकदम अगर साफ है ना, तो मिटाना नहीं पड़ता, सिर्फ लिखना पड़ता है। और बोर्ड पे अगर कुछ लिखा है, कूड़ा कचड़ा है ना, तो रगड़ रगड़ के मिटाना पड़ता है, कुछ मिटता भी नहीं जल्दी। तो जो बच्चा एकदम फ्रेश है ना, क से पढ़ाएंगे, क से भूगोल, ABCD से। और मैं आपसे कोई उम्मीद नहीं करूंगा कि जिंदगी में आपने भूगोल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन शर्त यह है कि शुरुआत यहां से करें। लेकिन लोगों ने इस शहर का मुझे PGI बना दिया। PGI मतलब समझ रहे हो? हर जगह इलाज उलाज करा के जब थक जाते हैं, तब इधर का रुख करते हैं। तो पहले ही PGI आ जाओ ना, कोई तकलीफ ही नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर फ्रेशर्स बच्चे आते हैं यहाँ, तो झक मार लेते हैं 4-6 साल। जब उनको समझ में आ जाता है कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है, तब रुक करते हैं। तो पहले ही आ जाए तो हम यहीं से 0 से शुरुआत कर दें और सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन अब किसी को समझाया नहीं जा सकता, बच्चे बहुत समझदार हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा। हम 20 साल में यही तो देखे कि यहाँ के बच्चों जैसा बुद्धिमान धरती पर नहीं है। गजब की बुद्धि है, लेकिन गलत जगह बुद्धि का प्रयोग करते हैं, है ना? चले, पहला कर्क संक्रांति, समर सोल्स्टिस, हिंदी में लिखो, कोई परेशानी नहीं। कर्क संक्रांति। हम तो 20 साल से यहीं पे बैठे हुए हैं बेटा, इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग कब आओ कब आओ, है ना? चले, न जाने कई बार इधर से गुजरे होंगे, कभी उठा के भी सर नहीं देखा होगा कि इधर भी कुछ है। चलिए, नहीं सुनो, बहुत ढेर सारे बच्चे ये घबराते हैं कि कहीं गए अगर तो पकड़ के फीस उस न ले लें। अरे बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इंक्वायरी लेने आ सकते हो, हम क्या कर सकते हैं आ सकते हो, कैसे पढ़ना है पूछने के लिए आ सकते हो। ठीक है, प्रोफेशनल वर्क हमारा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, व्यवसायिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक मिशन पे आए थे यहाँ। उस मिशन पे हम सफल हो गए। मिशन ये था ना कि यहाँ के बच्चे पढ़ना शुरू कर दें। और आपको बताऊं, बड़ा अच्छा लगता है जब शाम को यहाँ से 300-400 बच्चे पढ़ते हुए घर की ओर जाते हैं। भले पढ़े ना पढ़े, पढ़ने के नाम पे निकले ना। और जब हम यहाँ आए थे ना, पढ़ाई का यहाँ नामो निशान नहीं था, सिर्फ हाई स्कूल इंटर को छोड़। एक मिशन था बेटा, जिस मिशन पे हम लोग निकले, और आज बहुत अच्छा लगता है कि मिशन कामयाब है। यानी मिशन इम्पॉसिबल नहीं है, मिशन पॉसिबल हो गया, है ना बेटा? देखो, सीधी सी मंशा है, इस शहर के अगर 2000 बच्चे पीसीएस परीक्षा दे रहे हैं, इस शहर में अगर 2000 बच्चे पीसीएस परीक्षा दे रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें कुछ अच्छे जरूर होंगे और वो रिजल्ट जरूर दे देंगे। सब भले ना दें, लेकिन जब पूरे आपके शहर से एक आदमी पीसीएस का फॉर्म ही नहीं भर रहा है, क्योंकि वो मानसिक रूप से इतने डरे हुए हैं और बचपन से उनको डराया गया है कि बेटा तुम पैदा हुए हो खाली सिपाही बनने के लिए, बस सिपाही उपाही सोचो, बाकी सोचने के लिए तुम बने ही नहीं हो, तो बच्चे क्या कर सकते हैं? मैं एक उदाहरण बता रहा हूं बेटा, उसको अन्यथा मत लेना। मेरे यहाँ एक बच्चा आया, रवि कुमार, सब मेरे मीडिया पे पूरा डिटेल है। वो कहीं किसी कोचिंग में पढ़ता था, मैं नाम वाम नहीं लूंगा, उसका सिपाही में नहीं हुआ।
परीक्षा वरीक्षा दिया, वो जो पहली भर्ती आई थी मायावती जी के शासन काल में, तो उसका हुआ नहीं। किसी ने उसको सलाह दिया होगा। मेरे यहाँ जो आते हैं वो सलाह वाले आते हैं, क्योंकि मैं प्रचार वचार करता नहीं और हमारे जिद के नहीं करता। 20 साल से शहर में पढ़ा रहा हूं, अगर मेरे पढ़ाने को लोग नहीं समझ पाए तो न समझें। अकेले मेरा ही ठेका थोड़ी, आपको अपनी जिंदगी बनानी है और मुझे अकेले थोड़ी कोचिंग चलानी है। तो आपको अपने भविष्य की चिंता नहीं है तो ना रहे, और जाइए झक मारिए और फिर आएंगे आप लास्ट में। तो आप पता लगाइए, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप पता लगाएं कि कहाँ हमको पढ़ना चाहिए, कहाँ नहीं पढ़ना चाहिए। अब मैं प्रचार करता ही नहीं। बहरहाल आते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है। तो किसी ने उनको सलाह दिया होगा। मेरे यहाँ दूसरी संतति आके पढ़ रही है, बाप पढ़ के गए, उनका बेटा आके पढ़ रहा है। ऐसे कम से कम हर बैच में 4-4, 5-5 बच्चे दिखते हैं। बताते हैं बच्चे कि सर पापा यहीं पढ़े थे। तो अच्छा लगता है, मजाक नहीं कर रहे हैं, कभी आके देख लेना। और एक बात समझ लो, बाप कम से कम अपने बेटे को तो नहीं फंसाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर बाप 100% संतुष्ट नहीं होगा तो कम से कम वो अपने बच्चे को तो नहीं भेजेगा। तो एक पिता जब अपने बच्चे को मेरे यहाँ भेजता है जो खुद यहाँ पढ़ के गया है, तो मुझे मोक्ष मिल जाता है एक टीचर के रूप में, क्योंकि कम से कम उसने प्रमाणित किया है कि सर आप बेस्ट हो। नहीं तो कहीं और भेज देता भाई। तो ये सब हो रहा है बेटा, तो आपने अप्रिशिएट किया सर में, तभी तो 20 साल से हैं। 20 साल छोटी अवधि नहीं होती, नहीं तो मैं ताला बंद करके चला जाऊंगा, सीधी सी बात है। मेरे पढ़ने वालों की कमी थोड़ा ही है, कहीं और चले जाएंगे, मजमा लगा लेंगे सड़क के किनारे। लेकिन यहाँ बच्चे आ रहे हैं पढ़ने 20 सालों से, सो मैं हूं। नहीं आएंगे, बंद कर देंगे, सीधी सी बात है। कैसे चलाएंगे भाई? तो आ रहे हैं बेटा, ये बड़ी अच्छी बात है। और अब तो नए नए एरिना खुल रहे हैं, अब तो और आ रहे हैं। तो सब होगा, मैं रहूंगा, बात करूंगा। बहरहाल कर्क संक्रांति को मतलब क्या है बेटा? जब सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ने लगे, इस घटना को भूगोल में हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कर्क संक्रांति। और यह घटना प्रतिवर्ष 21 जून को होती है। जब हो जाती है तो क्या होता है? तो आपको पता है कि पृथ्वी 2 गोलार्धों में बटी है। गोलार्ध समझते हैं? कौन नहीं समझता? बोल दीजिए। नहीं समझते तो आज ही समझ जाएंगे। आप बेटा परेशानी है? हाँ तो शर्मा कहे रहे हो? कई दफा बताओ कि मत शर्माना मेरे सामने, और हम आपकी हर परेशानी समझते हैं। देखो, जो पढ़वैया हो ना, वो अपने घर के रहें, और एक मैदान जंग में तो पता चलेगा ही कितनी पानी में हो। आप यहाँ पढ़ने आए हो, कोई हंस देगा, कोई रो देगा, कोई परेशान हो जाएगा, वो रहे अपने घर, है ना? क्योंकि ये महासमर ऐसा है ना बेटा, यहाँ छुपेगा कुछ भी नहीं। जब मैदान जंग में उतरोगे तो यहाँ हैसियत सबकी समझ में आएगी। तो तुमको दूसरे से क्या लेना देना बेटा? तुम ना आए हो पढ़ने, तुमको परेशानी, आप बात करो कि सर हमको है दिक्कत, कि फलाने को आता है, अब हम कह देंगे हमको नहीं, तो लोग हंस देंगे, हंस के अपने घर जाएं, है ना? हम पढ़ के जाएंगे, सीधी सी बात है। चलो हम बताते हैं बेटा। एक्चुअल में पृथ्वी एक स्फीयर जैसा है। 1 सेकंड का काम था, जिंदगी भर का बवाल खत्म हो जाता। काहे छुपा रहे थे? और इसको छुपाए रहते तो ये गायब रहता। डिस्क्लोज करो ना, 5 सेकंड में काम खत्म होगा। पृथ्वी एक स्फीयर जैसा है, गोले जैसा है, सर्किल नहीं है पृथ्वी, ध्यान रखना। पृथ्वी वृत्त जैसा नहीं है, पृथ्वी गोले जैसा है। पृथ्वी के ठीक बीचों बीच एक वृत्त है, जिसको कह तो देते हम लोग विषुवत रेखा, लेकिन विषुवत रेखा नहीं है, विषुवत वृत्त है। ये पृथ्वी के चारों ओर है। ऐसे समझो, क्रिकेट की बॉल देखा है ना, तो उसपे सिलाई होती है, सिलाई चारों ओर होती है। विषुवत रेखा वैसी ही है, चारों तरफ है पृथ्वी के। ये विषुवत वृत्त है। लेकिन ये वृत्त का आगे का हिस्सा जब आप देखोगे ना, तो रेखा जैसा दिखेगा। क्लियर है? तो अब जैसे एक समस्या है, समस्या नहीं है, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, एक कौन ड्रामा करे, सीधे ऐसे दिखाते, खत्म करो बवाल। ऐसे और पीछे ऐसे, पीछे वाला कैसे दिखाएं, इसलिए यही दिखा के काम चला लेते। लेकिन ये ध्यान रखना, ये कोई रेखा वेखा नहीं है, ये एक वृत्त है पृथ्वी के चारों ओर खींचा हुआ। लंबाई कितनी है लगभग? जैसे विषुवत रेखा पे कहें कि चलो सीधा मुंह करके, तो कितना चलोगे कि फिर वहीं आ जाओगे?
अरे कोई दूरी होगी। मैंने तो सुना है कि अगर सीधा मुंह करके जहां हो वहीं से चल पड़ो तो दोबारा वहां जरूर आ जाओगे। अब दूरी चाहे जितनी तय करनी पड़े वो बात अलग है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि विषुवत रेखा पे अगर आप खड़े हो और सीधा मुंह करके अगर आप चल पड़ो विषुवत रेखा पे तो कितनी दूरी तय करने के बाद आप फिर उसी जगह पे आ जाएंगे। विकल्प दें? हाँ, ये सही रहता है क्योंकि टेंशन नहीं रहता सर, उसी में से काटना उठना रहता है। दे रहे हैं विकल्प, ठीक है। और ऐसा थोड़ी है कि आप ही कलाकार हो, कलाकार हम भी हैं। ठीक है, चलो। इधर उधर मत करिए, अब जो हम बोल रहे हैं उसको सुन लीजिए फिर देखिएगा। अब तक आपकी नजर नहीं पड़ी है तो दोष आपका है। ए, इसी पे कह दें बेटा धीरे धीरे पैदल पैदल आराम आराम से चलो, कोई हड़बड़ी मत दिखाओ। लेकिन एक वक्त आएगा कि आप फिर वहीं पे आएंगे। तो कितनी किलोमीटर की यात्रा हो जाएगी? हाँ बोलो बेटा। 12,000? अच्छा, जानते हो कुछ बच्चे इतने कलाकार होते हैं, उत्तर बता के मेरा चेहरा देखते हैं, बॉडी लैंग्वेज इनकी क्या कह रही है। तो हमारी बॉडी लैंग्वेज नहीं पढ़ पाओगे, है ना, मैं छुपा लेता हूँ। अब क्या है इसमें झक मारना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को उत्तर या तो पता होगा या तो नहीं पता होगा। बीच की कोई कहानी नहीं है यहाँ, क्योंकि अवधारणात्मक नहीं है ये तथ्यात्मक है, फैक्ट है। हम आपसे पूछे उरुग्वे के राष्ट्रपति कौन है, सोच के बता दोगे? या तो बताओगे या तो नहीं बताओगे। कोई फार्मूला थोड़ी कि x² + y² बराबर उरुग्वे का राष्ट्रपति, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ऐसे जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं इनकी परेशानी यह है कि या तो ये आएंगे या तो नहीं आएंगे। और धारणात्मक जो क्वेश्चन होते हैं उनकी परेशानी ये होती है, अच्छाई होती है कि सोच के विश्लेषण करके विचार करके उत्तर बता सकते हैं। यहाँ को सोचने विचारने की जरूरत नहीं। ये बेटा अच्छा, कम से कम ये तो पकड़ ही लिया कि पहला दूसरा तो नहीं होगा। तो यही है, आपने अध्ययन किया है, पढ़ा है, तो कम से कम यहां तक तो पहुंच ही जाए कि दो विकल्प नहीं होगा, दो में रिस्क लेते हैं तो 50% सही होने की संभावना है, तो 85% गलत होने की भी संभावना है। और अक्सर मैंने देखा है कि गलत ही हो जाता है। हाँ, लगभग 40,078 किलोमीटर है, ठीक है। यानी एक पूरी सर्किल की जो लेंथ है वो 40,078 किलोमीटर है। बहरहाल हाँ, क्या होता है बेटा तो जरा देख लो, गोलार्ध की बात कर रहे थे। तो ये विषुवत रेखा हो गई या विषुवत वृत्त हो गई। इसके इधर का जैसे सेव है ना, बीच में से काटो तो दो आधे आधे गोले मिल जाते हैं ना। तो आधे गोले को क्या कहेंगे? अर्धगोला। गोलार्ध कह दें, हेमिस्फीयर कह दें, कुछ भी कह दें। अब भूगोल में क्या कहते हैं? गोलार्ध कह देते हैं। गोलार्ध माने गोले का आधा। तो गोले का दो ठो आधा दिख रहा है, एक ठो आधा उत्तर की ओर, एक ठो आधा दक्षिण की ओर, जिसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, जिसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसमें कौन सा आइंस्टाइन का फार्मूला था? बात खत्म हुई ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। चले, अभी हम लिखवाते उत्तरी गोलार्ध ये होगा, दक्षिणी गोलार्ध ये होगा, हवा में घूम रहे होते। चले लिखें। इस समय कुछ लिखा है ना बेटा? खाली हेडिंग है? अरे बाप रे, लिखो लिखो लिखो। प्रतिवर्ष 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ने लगती है। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए बेटा, निपटा लिया जाए इसको। प्रतिवर्ष 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कहां बेटा?
कर्क रेखा पर पड़ने लगती हैं, जिसे हम कर्क संक्रांति कहते हैं। ठीक है बेटा, इसमें होता क्या है वो थोड़ा समझना है। कर्क संक्रांति अगर हो गई तो क्या होता है, बहुत सिंपल है बेटा, ध्यान से सुनना। मैंने आपसे बोला कि सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में घूमती है, तो मोटा मोटा एक अनुमान आप लगा सकते हो कि लगभग 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की लंबवत किरणें रहती हैं और लगभग 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध में। सूर्य की लंबवत किरणें जिस गोलार्ध में रहती हैं, अरे 6 महीने रहेंगे ना किधर न किधर, तो 6 महीने जिस गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं उस गोलार्ध में गर्मी रहती है और अपोजिट वाले गोलार्ध में ठंडक होती है। यही क्रम चल रहा होता है। तो ठंडक और गर्मी के पीछे सूर्य की लंबवत किरणें जिम्मेदार हैं। अब प्रश्न ये है कि काहे जिम्मेदार है? कि जाड़े में दिन नहीं होता, जाड़े में भी दिन होता है, जाड़े में भी धूप होती है, जाड़े में भी धूप में बैठे रहते हैं, और जाड़े में बैठे थे धूप लेने के लिए और मालूम चला कितनी ठंडक लगी कि धूप में बैठ कर रजाई ओढ़ ली। वो कौन सी धूप पड़ रही है? दिन भर धूप में बैठे रहते हैं, जाड़े में धूप ही नहीं लगती। बस 20 दिन के बाद जरा 5 मिनट खड़े होकर दिखाइएगा, ये क्या हो जाता है जादू। वही सूरज, वही गर्मी, वही उष्मा, वही शक्ति, आखिरकार सूरज की किरणों को हो क्या जाता है? देखने का जाड़े में ठंडा लगने लगता होगा। क्या जाड़े में सूरज कम चमकता है? जाड़े में सूरज से उष्मा कम निकलती है, तो फिर ये क्या होता है? अरे भैया, वही सूरज है, वही सूर्य की उष्मा है, हर क्षण हर पल सूर्य एक बराबर उष्मा दे रहा है। आपके यहाँ रात होती होगी, वो बेचारा कहीं ड्यूटी दे रहा है, फिर आपके यहाँ आएगा, वो छुट्टी नहीं लेता, वो अपना काम निरंतर कर रहा है, हर क्षण हर पल कर रहा है। बारी बारी से लोग जा जाके प्रसाद लेते हैं, फिर दिन होता है, फिर रात होती है, सूर्य कहाँ अवकाश पे है? वो तो अपना काम कर ही रहा है और हर क्षण हर पल एक बराबर गर्मी दे रहा है। फिर ये जाड़े में कम, गर्मी में ज्यादा। तो किसी ने बताया कि गर्मी में इसलिए ज्यादा कि गर्मी में करीब आ जाता है, 4 जुलाई को करीब आता है। ठंडा तो आपको जनवरी में लगता है, जब सबसे नजदीक आ जाता है। तो कुछ पहेली है बेटा जिसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। पहले लिखे, इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल। इस समय उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा बेटा? गर्मी का समय। तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्या बेटा? शीतकाल होगा। यानी 21 जून को क्लियर कर लीजिएगा, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी और दक्षिणी गोलार्ध में ठंडक होगी। क्लियर है? हाँ या ना? तो दक्षिणी गोलार्ध माने जैसे कुछ देशों का नाम बता दो, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, तमाम देश है दक्षिणी गोलार्ध में। हाँ, बहुत देश है। तो एक बात कि ऑस्ट्रेलिया में ठंडक कब आती है? जब आपके यहाँ गर्मी आती है। हमारे यहाँ गर्मी आ रही है ना, ऑस्ट्रेलिया में ठंडक दस्तक दे रही है कि हम आ रहे हैं। और जैसे जैसे गर्मी आपकी प्रखर होती जाएगी ऑस्ट्रेलिया में, वैसे वैसे ठंडक आती जाएगी। ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण मैंने क्यों दिया? क्योंकि जैसे कर्क रेखा हमारे ऊपर से गुजरती है, वैसे मकर रेखा उनके ऊपर से गुजर जाती है। तो हमारे एकदम विपरीत वो लक्षण दिखाने लगते हैं। कभी आप नोटिस करिएगा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह की अगर कोई रिपोर्टिंग आएगी न्यूज में, आता रहता ना ऑस्ट्रेलिया, कोई न्यूज आएगी या कुछ भी समाचार आएगा, देखना वहां के लोग कोट कोट पहने रहेंगे, क्योंकि अब ठंडक ने दस्तक दे दिया। तो थोड़ा जब टीवी पे समाचार देखते हो तो थोड़ा ये भी देख लिए जो कपड़े क्या पहने हैं। भूगोल के विद्यार्थी हो ना, तो आप कपड़े क्या पहने ये नहीं देखते, कैसा पहने ये देखते। तो देखो, जेलेंस्की टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, है ना? तो समझ पा रहे हैं इस समय यूक्रेन में अब गर्मियों ने दस्तक दे दिया है। क्यों? उत्तरी गोलार्ध में हो गई, उत्तरी गोलार्ध में है तो गर्मी दस्तक दे दी। मार्च का महीना बीत गया ना, 23 मार्च गुजर गया ना। कब गुजरा? यही पढ़ते पढ़ते गुजर गया और पता ही नहीं चला। ठीक है। और सूर्य ने दस्तक दे दिया है उत्तरी गोलार्ध में, और हर दिन आपको बताएगा कि हम आ रहे हैं।
प्रतिदिन आपको एहसास कराएगा कि हम आ रहे हैं, धैर्य से इंतजार करो। कहाँ पे? यहाँ पे दिन होगा तो ऑस्ट्रेलिया में रात हो जाएगी। दिन रात से इससे क्या लेना देना? तो हमको भी ले लेना भाई। अगर ऑस्ट्रेलिया में जाना तो हम भी चले चले, ठीक है, थोड़ा फॉरेन टूर हो जाए, एक आध बार ही हो पाया लाइफ में, तो एक आध बार और हो जाए ऑस्ट्रेलिया वगैरह। चलो बेटा आगे बढ़े। इस समय उत्तरी गोलार्ध में क्या बेटा? ग्रीष्मकाल होगा तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल होगा। हो गया बेटा? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी दिन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबे दिन, लंबे मतलब बड़े दिन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। सबसे छोटी क्या होती है बेटा? रातें होती हैं। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटे दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। अखिलेश, अब एनर्जी मेरी एग्जॉस्ट हो रही है एक्चुअल में। हाँ, बंद करिए बेटा। ये क्लियर हो गया बेटा? आगे की चर्चा कल कर लेंगे। एक्चुअल में 9 दिनों का फास्ट है, थोड़ा और तकलीफ हो रही है ना बेटा?